चलिए, सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एक बार बताएंगे सभी। सभी को गुड इवनिंग। अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है। चलिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपका अधीक्षक का एग्जाम आया है। उस अधीक्षक के एग्जाम के लिए जो आपके सिलेबस का पार्ट 2 है, 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका छत्तीसगढ़ सेक्शन है और पार्ट 2 आपका अधिनियम या समझ सकते हैं आप जो बच्चों से संबंधित, देखभाल से संबंधित पार्ट है वो है। तो आज से हम उसी पार्ट को स्टार्ट करेंगे और मैं भी उम्मीद है कि आने वाले 1.5 महीने में जो हमारा पूरा कोशिश है कि आने वाले 1.5 महीने में आपका जो भी सिलेबस है उसको प्रॉपर कवर किया जा सके। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करके उस पार्ट को कवर करेंगे। एक बार थोड़ा सा सिलेबस में नजर मार लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो बेसिक क्वेरी है उसको यहां पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि जो भी क्लास होगी, क्योंकि ये बार बार स्टूडेंट इसी बात को रिपीट करते हैं, यही बार बार पूछेंगे। तो जो बेसिक क्वेरी होती है कि क्लास का नोट्स कहां डलेगा, तो 2 जगह नोट्स डलेगा क्लास का। एक कंटेंट सेक्शन में भी डलेगा, एक नोटिस बोर्ड सेक्शन में भी नोट्स डलेगा। कंटेंट सेक्शन में जो नोट्स डलेगा, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो वो आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा। वो आप फोन में मतलब गैलरी में नहीं जाएगा, लेकिन आप उसको नॉर्मल ऐप में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नोटिस बोर्ड सेक्शन में आपका नोट्स डलेगा वो आपके ऐप में, फोन के गैलरी में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दोनों तरीके के नोट 2 जगह डलेंगे। तो नोट्स के लिए कोई बार बार उसमें नहीं पूछेगा। क्लास के बाद आपका नोट्स पूरा प्रॉपर डल जाएगा, जो डेली क्लास होगी उसका नोट्स आपको साथ साथ मिलता हुआ चलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहली क्वेरी है जो बार बार नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी चीज, अगर हम सिलेबस की तरफ देखते हैं तो देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ का सेक्शन जोड़ा गया है और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट जोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे कि इस पेपर के लिए जो एलिजिबल कौन है, जो समाजशास्त्र में एमए किए हुए हैं या मनोविज्ञान में किए हुए हैं या वो सामाजिक कार्य में किए हुए हैं या लॉ में स्नातक हैं। तो यहां पर जो ये एग्जाम का सिलेबस जिस तरीके से तैयार किया गया है, यहां पर मैं किसी को भी आगे नहीं मानता, क्योंकि सबके लिए अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है। जैसे अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में लॉ वाला पोर्शन जोड़ा गया है, जो अगर आप देखेंगे पूरा अधिनियम आपका लॉ वाला पोर्शन में पढ़ा जाता है, जो कि लॉ ग्रेजुएट लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लॉ ग्रेजुएशन जो की है वो ज्यादातर तैयारी किसकी करते हैं, सिविल जज के एग्जाम की ज्यादातर तैयारी करते हैं। तो जो लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए छत्तीसगढ़ सेक्शन एक चुनौती, क्योंकि उनके सिविल जज में पहली बार इस बार छत्तीसगढ़ जुड़ा था। तो उनके लिए वो पार्ट आपके लिए चुनौती की छत्तीसगढ़ की तैयारी आप प्रॉपर करें। और जो बाकी नीचे बाल मनोविज्ञान वाला है वो भी उनके लिए नया पार्ट है। सेम चीज अगर आप जो एमए सोशियोलॉजी होगा उनके लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए आपका कुछ जो बालकों से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि बाल श्रम हो गया या बाल विवाह हो गया, ये सब हम समाजशास्त्र में उनके आप बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम है समाज में वो सब चीज हम पढ़ते हैं, वो सेक्शन उनके लिए है। और ज्यादातर जो सोशियोलॉजी के रहते हैं वो अधिकतर जो है वो पीएससी का एग्जाम देते रहते हैं या व्यापम का बाकी एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए छत्तीसगढ़ सेक्शन पड़ा हुआ है और नीचे का कुछ सेक्शन योजना वोजना वाला पड़ा हुआ है। लेकिन उनके लिए लॉ वाला पार्ट नया है, वो बहुत कम पढ़े होंगे इसको। सेम बाल मनोविज्ञान वालों के लिए, मनोविज्ञान वालों के लिए बाल मनोविज्ञान है, छत्तीसगढ़ है, बाकी पार्ट उनके लिए नए हैं। तो अपने आप को यहां पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे जो सिलेबस तैयार है, यहां पर सब लोग बराबर हैं, अभी कोई ऊपर नीचे नहीं है। क्योंकि अचानक से पेपर आया, कोई इसके लिए पहले से तो तैयारी नहीं कर रहा था, यानी सब का लेवल भी समान है। तो अब ये समान समय पर जो बेहतर तैयारी करेगा वही एग्जाम निकालेगा। मैं ये गारंटी आपको जरूर दे सकता हूं कि जो पढ़ाया जाएगा उसमें मेरा एफर्ट 100% रहेगा, 100% से ज्यादा एफर्ट रहेगा। पढ़ाने में आपको कोई भी पार्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको जिस तरीके से अधिनियम पढ़ाते पढ़ाते मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई पेपर में अधिनियम आता है, मैं पढ़ा ही रहा हूं लगातार अधिनियम। तो जिस तरीके का पेपर का पैटर्न है जो पीएससी या व्यापम लेता है, अब लॉ वाले ये मत समझिएगा कि सिविल जज में जैसे अधिनियम अंदर घुस घुस के पूछता है वैसा इस पेपर में पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। ये चीज पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उसको अधिनियम में एकदम अंदर डीप में जाकर घुस के एकदम पूछना होता
या कोई न्यायालय का कोई जजमेंट पूछना होता तो वो आपसे केवल पेपर में लॉ स्नातक मांगता, वो एमए सोशियोलॉजी या मनोविज्ञान ये नहीं मांगता, क्योंकि ये और भी कैटेगरी वालों के लिए पेपर देने की यहां पर आप बोल सकते हो कि जो बाकी जो एलिजिबिलिटी में और भी लोग हैं, तो इसलिए आपको जो आप सिविल जज के एग्जाम की तैयारी करते हो और इस एग्जाम की तैयारी में आपका बेसिक अंतर आएगा, ये चीज आप पहले से मान के चलिए। और जो वर्तमान में पीएससी का पैटर्न चल रहा है, आपके अधिनियम से धारा नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप पंचायती राज भी देख रहे होंगे, नगरीय निकाय का अधिनियम भी पढ़ते हैं, तो जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है वो धारा नंबर वाला चल रहा है, तो आपको हर अधिनियम में जो धाराएं हैं वो आपको नंबर याद होना जरूरी है। तो इसी के लिए जो जितनी नीड है आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए, वो सभी नीड को यहां पर पूरा किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से ये आपको वचन दे सकता हूं कि मेरी तरफ से कोई पढ़ाने में कमी नहीं होगी, लेकिन आपको भी ये दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है उस चीज के लिए, क्योंकि सब लोग बराबर पढ़ेंगे और आप में से जो पढ़ रहे हो उनमें से ही अधिकतर लोग चयनित होंगे यहां इस एग्जाम में। और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पढ़ाए हुए जो भी अधिनियम है, जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि लगभग लगभग क्वेश्चन आपके जो पढ़ाए हुए सिलेबस से आता है जो पेपर में, वो इस पेपर में भी आएगा, उसकी भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वो चीज पेपर में आएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस रखकर अपना 200% देना होगा। ये 2 महीने जहां भी घूमना फिरना ये सब है आपको बंद करना पड़ेगा, और ये 2 महीने लगकर तैयारी कीजिए और इस पोस्ट को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है बाकी एग्जाम की अपेक्षा। क्योंकि ये जो आपका ग्रेजुएशन या जो मांगा गया एलिजिबिलिटी, ये बहुत कम लोग के पास है, सिलेक्टेड लोग के पास है, तो जो 1-1.5 लाख लोग पेपर देते हैं वैसा नहीं होने वाला। 20-25 हजार की रेंज में आपके कैंडिडेट होंगे, उन्हीं के बीच कंपटीशन है। जो उसमें भी पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे वो आपका लगभग 5 से 6 हजार के बीच ही कंपटीशन है। तो ये 5-6 हजार में जो बेहतर करेगा वही पोस्ट लेके जाएगा, ये पहले दिन से आपको मान के चलना है। ठीक है, चलिए आपको ऐप के चैट सेक्शन में, हाँ अब जो बच्चे कुछ कुछ पूछ रहे हैं उसका डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद क्लास चालू करेंगे, बीच में डिस्टर्ब ना आए दोबारा। जो स्क्रीन में आपका नंबर घूम रहा होगा वो हर ऐप में होता है, ऐप की सेफ्टी के लिए होता है। क्लास प्लस से जो भी ऐप बनवाया होगा हर में वो स्क्रीन नाम और आपका नंबर घूमेगा, ताकि कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ना कर सके। ये ऐप का फंक्शन होता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो हर में होगा। दूसरा, किसी को अगर कोई भी प्रॉपर किसी का डाउट होगा, कोई भी प्रश्न में अगर आपको या कोई भी अधिनियम के किसी पार्ट में डाउट होगा, आपको चैट सेक्शन वहां पे मिला हुआ है ऐप में, वहां पे चैट में आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, उसमें व्हाट्सएप में आप कभी भी मैसेज कर दिएगा, जब मैं फ्री होऊंगा तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कोई भी ये बार बार अब ये वाले चीज में कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा। अब हमको पूरा फोकस करना है जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है, हम जो स्टार्ट करें, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपका देखिए यहां पर जो सेकंड पार्ट का स्टार्ट है, बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। अब यहां पर लिखा हुआ है भारत का संविधान, तो कई बच्चों को यह बहुत बड़ा डाउट है कि भारत का संविधान उनको पूरा पढ़ना है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे तो यहां पर लिखा है बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो बालकों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है आपको वही पढ़ना है, पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। तो मैं जो आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ही पढ़ाऊंगा। जो बाकी पार्ट है, अगर आपको संविधान पढ़ना है तो उसके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूं। अगर आपको पूरा शौक है आप पूरा संविधान पढ़िए, संविधान अपने आप में 1.5 महीने का कोर्स है, तो वो 1.5 महीने आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर किसी को ज्यादा शौक है संविधान पढ़ने का तो उसका वीडियो डल जाएगा, आप उसको देखकर अपना, आपको उसको समय देना है तो आप देते रहिए। जो सिलेबस की नीड है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि लिखा हुआ है बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में जो हम पार्ट कवर करेंगे वो पार्ट कवर होगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यहां से आपका आज की क्लास स्टार्ट होगी, और जितनी चीज आपको याद रखिएगा, साथ साथ नोट्स पूरा दिया जाएगा, तो आपको केवल सिनॉप्सिस बनाना है ताकि वो आपके रिवीजन में काम आए। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज यहां पर बताई जा रही है उसका सिनॉप्सिस अपनी कॉपी में बनाते चलना है, ताकि रिवीजन के समय आपको वो
काम आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो भी क्लास लाइव होगी, लाइव क्लास खत्म होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद रिकॉर्डेड क्लास आपकी डलती है, क्योंकि जब लाइव क्लास खत्म होती तुरंत हमको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल पाता। तो हमको जैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा वो आपके कंटेंट सेक्शन में डल जाएगा, जो ऐप के कंटेंट सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, और हर अधिनियम से लगभग 2-3 क्वेश्चन आने के चांस है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि पहले हम जिनसे जल्दी नंबर ले सकते हैं, जिसमें हम कम मेहनत से ज्यादा नंबर ले सकते हैं, उन पार्ट को मैं पहले कवर कराऊंगा। और जो लंबे लंबे अधिनियम है जिसमें आप पूरी मेहनत करके 3 नंबर लाएंगे और छोटे अधिनियम में कम मेहनत करके 3 नंबर लाएंगे, तो उस चीज को मैं पहले कवर कराऊंगा, फिर हम एक एक करके सब पार्ट में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। चलिए इंग्लिश में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आने की बेहद ज्यादा संभावना है कि आपको पेपर में क्या देगा, 4 अधिनियम लिख कर देगा और मैचिंग में उसके ईयर लिख कर देगा। 2005, 2006 आपको ये मैचिंग करने बोलेगा। तो हर अधिनियम का ईयर आपको जरूर याद रखना है कि वो कौन से ईयर का है। तो ये आज से याद रखिएगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, और एक ना एक क्वेश्चन आपको ईयर को मैचिंग करते हुए पेपर में जरूर देखेगा, जैसे व्यापम और पीएससी का पैटर्न है। चलिए अब देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये 2007 का अधिनियम नंबर 6 था। यानी 2007 में इससे पहले 5 अधिनियम और लागू किए जा चुके थे। ये 2007 का 6वें नंबर का अधिनियम है, यानी ये 2007 का अधिनियम संस्थांक 6 है। ये भी पेपर में आता है, व्यापम पीएससी में अधिकतर पूछता है। तो याद रखिएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2007 का अधिनियम नंबर 6 था जो लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, यानी ये गजट में कब प्रकाशित किया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 10 जनवरी 2007 को। यानी ये अधिनियम 2006 में संसद में पेश किया गया था। संसद में पेश होने के बाद इसमें राष्ट्रपति का साइन लगता है। जब राष्ट्रपति परमिशन दे देता है उसके बाद वो राजपत्र में प्रकाशित होता है, यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो इस अधिनियम को गजट में कब प्रकाशित किया गया, 10 जनवरी 2007 को इस अधिनियम को गजट में प्रकाशित किया गया। अब ये अधिनियम कब लागू हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो भारतीय गणराज्य के, यानी जब भारत रिपब्लिक बना, तो रिपब्लिक बनने के 97वें वर्ष में, यानी 57th ईयर में ये अधिनियम को संसद ने अधिनियमित किया, यानी संसद ने लागू किया है। तो ये संख्या भी आपसे पूछी जाती है। तो अगर आप देखेंगे 1950 में रिपब्लिक बना भारत, तो 1950 से आपका 2007 आते आते आपका हो जाता है 57 ईयर। तो भारतीय गणराज्य के 97वें वर्ष में, यानी 57th ईयर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को संसद ने अधिनियमित किया। तो यह भी याद रखेंगे, जितनी पाठ मैं आपको बता रहा हूं हाईलाइट करके पेपर में आता है। तो क्या क्या मैंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सबसे पहले वर्ष 2006 का अधिनियम है। राजपत्र में प्रकाशित किया गया 10 जनवरी 2007 को। 2007 में ये अधिनियम बनने वाला 6वां अधिनियम था, याद रखिएगा। भारत के गणराज्य बनने के, रिपब्लिक बनने के 97वें वर्ष में, यानी 57 वर्ष जो है 57th ईयर में इसको संसद ने अधिनियमित किया। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है, कितने सेक्शन अधिनियम में, तो टोटल धाराओं की संख्या जो है वो 21 है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में टोटल कितने सेक्शन है पूछा जाए या कितनी धाराएं हैं, तो 21 धाराएं हैं। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम को लाने का, बाल विवाह को रोकना। तो बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना, यानी जो लोग बाल विवाह कर रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। तो यह अधिनियम की बेसिक जानकारी है, रिपीट कर रहा हूं, ये दिमाग में घुसाइएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को संसद ने राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, 10 जनवरी 2007 को। भारत के गणराज्य बनने के, रिपब्लिक बनने के 57th ईयर में इसको संसद ने अधिनियमित किया। 2007 का यह 6वें नंबर का अधिनियम था। याद रखिएगा कुल धाराओं की संख्या है 21। और इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है,
बाल विवाह को रोकना इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य है। तो ये बेसिक जानकारी है, और जितनी जानकारी मैंने यहां पर अभी तक आपको बताई 2 मिनट में, यहां से आपको एक आध क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक धारा की तरफ बढ़ते हैं कि वो धारा क्या है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यह अधिनियम का है धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 होता है, हर अधिनियम की धारा नंबर 1 यही होगा। क्या होगा? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जो भी आप अधिनियम पढ़ेंगे, हर अधिनियम की धारा नंबर 1 यही होता है। तो संक्षिप्त नाम क्या है इस अधिनियम का? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो यही इसका संक्षिप्त नाम है, बाल विवाह अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहां है, यानी ये अधिनियम कहां पे लागू है? पूरे भारत में लागू है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो अगर आपसे पूछेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहां लागू है, तो पहले क्या लागू था? जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन जब से धारा 370 का कुछ प्रावधान हटा है, तब से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। तो आप अगर अब आपसे पूछेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहां लागू है, तो पूरे भारत में लागू है, लेकिन कुछ जगहें हैं जहां पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अभी लागू नहीं होता, और वो जगह है पौंडीचेरी का कुछ भाग। जो आप पुडुचेरी या पौंडीचेरी बोलते हो, यहां पर रेना साव रहते हैं। रेना साव का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, यहां पर रेनो साव रहते हैं पौंडीचेरी में। रेना साव का मतलब क्या है? ऐसे लोग, क्योंकि पौंडीचेरी जो है शुरू से भारत का हिस्सा नहीं था, यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों का शासन था। तो जो फ्रांसीसी उस समय भारत आए और यहां पर बस गए, उन्हीं फ्रांसीसी को यहाँ पर रेना साव बोला जा रहा है। तो ये रेना साव जो इस समय पौंडीचेरी के क्षेत्र में रह रहे हैं, इन रेना साव पर ये अधिनियम अभी लागू नहीं होता। तो पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी में रहने वाले रेना साव पर यह अधिनियम वर्तमान में लागू नहीं है। इसके अलावा पूरे भारत में लागू है। पौंडीचेरी में भी लागू है, केवल पौंडीचेरी में रहने वाले रेनो साव पर यह अधिनियम लागू नहीं है। समझ आ गई वाली बात? इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये सब अगर आप फालतू की बातें यहां पर करते रहेंगे, ग्रुप बनाइए, ये बनाइए, तो आपका ध्यान उसी में चला जाएगा, पेपर आ जाएगा, पेपर निकलेगा नहीं। तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है पहले उसमें फोकस कीजिए। ग्रुप ये सब बातें बाद में होती रहेगी, वो चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय, हम पेपर के बाद करते रहेंगे वो सब चीजें। अभी आपको केवल फोकस करना है, पढ़ाई जो पढ़ाया जा रहा है डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी चीज में। तो याद रखिएगा कि आपका ये अधिनियम पूरे भारत में लागू है। पौंडीचेरी के रेनो साव पर यह अधिनियम लागू नहीं है। रेनो साव का मतलब क्या है? जो फ्रांसीसी भारत आए थे, वहां पर जब मतलब आजादी के पहले फ्रांसीसी यहीं पर रह रहे थे, तो पुडुचेरी को आजाद जब उन्होंने भारत का हिस्सा बना पुडुचेरी, तो उस समय जो फ्रांसीसी यहां पर थे और वहां पे बस गए, उन्हीं को रेनो साव बोला जा रहा है। तो ये पौंडीचेरी जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, उनके रेनो साव पर यह अधिनियम लागू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अधिनियम लागू कब से हुआ? तो यह अधिनियम लागू करने की पावर केंद्र सरकार के पास थी। तो केंद्र सरकार ने अधिकतर राज्यों में इसको 10 जनवरी, हमने यहां पर पढ़ा था 10 जनवरी 2007, ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ, गजट में प्रकाशित हुआ। तो केंद्र सरकार को इस अधिनियम में पावर दी गई थी कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट से इस अधिनियम को लागू कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई एक डेट पूछा जा रहा है पेपर में, तो आप 10 जनवरी 2007 ले सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर डेट के पूछा जाए कि यह अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी 2007 से यह अधिनियम भारत में लागू हुआ है। लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित करने की पावर केंद्र सरकार के पास थी कि वो अलग अलग राज्यों में इस अधिनियम को अलग अलग तारीख से लागू करे। क्लियर है? धारा 1 सभी को समझ आ गया है? समझ आ गया? तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका आप बोल सकते हो कि उसका प्रारंभ कब से है। तो संक्षिप्त नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहां है? पूरे भारत में है, केवल पुडुचेरी के रेनो साव को छोड़कर। प्रारंभ कब से हुआ है? 10 जनवरी 2007 से हुआ है। और केंद्र सरकार को यह पावर दी गई थी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर थी कि वो अलग अलग डेट से इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं। तो ये आपका है धारा नंबर 1। हर अधिनियम की धारा नंबर 1 यही होता है। अब चलते हैं हम अधिनियम की धारा नंबर 2 की तरफ, जो परिभाषा है यानी डेफिनेशन। ठीक है, अब अधिनियम की धारा नंबर 2 देखते हैं, डेफिनेशन जो बताया गया है, परिभाषाएं।
अब परिभाषा में अलग अलग परिभाषा दी गई है, तो एक एक करके हम इस अधिनियम में जो परिभाषा है उसको समझते हैं। सबसे पहला परिभाषा दिया गया है बालक की परिभाषा, इंग्लिश में इसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं। तो बालक की परिभाषा का मतलब क्या है, क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, यानी बालकों के विवाह पर प्रतिषेध। तो यहां पर बालक का मतलब हमेशा याद रखिएगा, अधिकतर हम स्कूल में पढ़े रहते हैं बालक बालिका, बालक को हम पुरुष मान के चलते हैं, मेल मान के चलते हैं, और बालिका को हम जो है वो फीमेल मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बालक शब्द का प्रयोग हुआ है वो बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही यहाँ पर बालक बोला गया अगर उसकी आयु 18 साल से कम है। तो बालक की परिभाषा यहाँ पर क्या दी गई है, ऐसा व्यक्ति जिसने यदि पुरुष है तो वो 21 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है, और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। क्यों, देखिए नॉर्मल वयस्क होने की आयु 18 साल होती है, लेकिन विवाह की आयु तो अलग होती है। अगर आप बोलेंगे आप वयस्क कब हुए, एडल्ट कब बनते हैं हम, जब हमारी आयु 18 साल की हो जाती है, नॉर्मल एडल्ट होने की आयु है, लेकिन विवाह करने की आयु तो अलग है। तो अगर आप देखेंगे पुरुष मेल के विवाह करने की आयु क्या है, मेल के विवाह करने की आयु 21 वर्ष है, जबकि अगर कोई फीमेल है तो उसे विवाह करने की आयु 18 वर्ष है। तो अगर बालक किसको बोला जा रहा है, यदि पुरुष है और उसकी आयु 21 वर्ष से कम है तो उसको यहां पर बालक बोला गया है, और अगर महिला है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसको बालक बोला गया है। तो चाहे बालक का मतलब यहां पर मेल फीमेल दोनों से है, अगर वो मेल है तो उसकी आयु 21 साल से कम होनी चाहिए, और अगर वो फीमेल है तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो इसको इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बोला जाएगा, बालक बोला जाएगा, यानी चाइल्ड बोला जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा बालक यानी चाइल्ड का मतलब क्या है, लड़के की आयु 21 साल से कम है तो वो बालक की श्रेणी में है, लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो बालक की श्रेणी में आएगा। तो याद रखिएगा बालक का मतलब यहां पर चाइल्ड है, और ये आपका इस अधिनियम के अंतर्गत बालक की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज की क्या परिभाषा दी गई है। तो बाल विवाह का मतलब क्या हुआ कि अगर, अब देखिए बाल विवाह दो या तीन तरीके से आप बाल विवाह मान सकते हैं। जैसे पहला टाइप का बाल विवाह क्या होगा, यानी चाइल्ड मैरिज पहले टाइप की क्या होगी कि बाल विवाह में लड़का और लड़की दोनों ही चाइल्ड है, मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड है, यानी लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है। तो अगर ये दोनों की आयु 18 वर्ष से कम है तब भी इनका विवाह होगा, तो इसको हम बाल विवाह ही बोलेंगे। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप ये है कि अगर मेल की आयु 21 वर्ष से ज्यादा है, मेल की आयु 21 वर्ष से ज्यादा है लेकिन फीमेल की आयु 18 वर्ष से कम है, फीमेल की आयु 18 वर्ष से कम है, तो इसको भी बाल विवाह कहा जाएगा। समझ आ रहा है, मेल की आयु 21 वर्ष से ज्यादा है, ये एडल्ट है, लेकिन फीमेल की आयु 18 वर्ष से कम है, तो ये भी एक टाइप का बाल विवाह है। तीसरा टाइप क्या है, मेल की आयु 21 वर्ष से कम है, मेल की आयु 21 वर्ष से कम है लेकिन फीमेल की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, फीमेल की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, तो ये भी एक बाल विवाह है। तो बाल विवाह तीन तरह का हो सकता है, पहला कि दोनों ही चाइल्ड हो यानी बालक हो, दूसरा टाइप जिसमें लड़की बालक हो लेकिन लड़का एडल्ट हो, तीसरा टाइप जिसमें लड़का जो है वो बालक हो और लड़की एडल्ट हो। तो ये तीन टाइप के बाल विवाह हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो बाल विवाह की क्या परिभाषा है, ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है, या तो दोनों बालक हो सकते हैं या तो कोई एक बालक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बाल विवाह बोलेंगे। क्लियर है वाली बात, सभी को यह बात समझ आ गई। बाल विवाह की क्या परिभाषा है, बाल विवाह का मतलब तीन तरीके से हो सकता है, या तो दोनों ही बालक हैं या दोनों में से कोई एक भी बालक है, तो इस विवाह को हम बाल विवाह बोलेंगे। ये अधिनियम की ये परिभाषा में बाल विवाह बताया गया है। क्लियर है, तो दो परिभाषा हमने पढ़ लिया, बालक और बाल विवाह की परिभाषा। उम्मीद है यहां तक आपको पूरा मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, बेसिक लैंग्वेज की जो लॉ वाले नहीं उनको भी प्रॉपर समझ आए, तो हर को समझ आए, तो उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगली परिभाषा है बंधन में आने वाले पक्षकार यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी।
बंधन में आने वाले पक्षकार यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब ये बंधन में आने वाले पक्षकार क्या है, तो आप खुद समझिए। एक तरफ बालक है, एक लड़का है, दूसरी है लड़की। ये दोनों का विवाह कराया जा रहा है, यानी ये दोनों ही क्या हुए, बंधन में आने वाले पक्षकार हुए। याद रखिएगा, लड़का और लड़की जिनका आपस में विवाह हो रहा है, ये दोनों ही बंधन में आने वाले पक्षकार कहलाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाएंगे। क्लियर है? तो वही लिखा है, विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उनके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है। तो याद रखिएगा, बंधन में आने वाले पक्षकार ऐसे को बोला जा रहा है लड़का लड़की जिनका आपस में विवाह हो गया है या विवाह होने वाला है। ठीक है? तो अगर वो बच्चे हैं, उनमें से कोई भी एक मतलब बालक है या दोनों ही बालक हैं, तो दोनों का विवाह जब हो रहा है तो ये बंधन में आने वाले पक्षकार हैं, या दोनों का विवाह तय हो चुका है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। सरकार को जब आगे हम जाकर पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर क्या होता है, पहले से विवाह फिक्स हो गया है और कल परसों में शादी होने वाली है और ये सरकार को या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को पहले से पता चल जाता है, तो उस विवाह को रोकता है। तो बंधन में आने वाले पक्षकार या तो दोनों का विवाह हो गया हो या विवाह होने वाला हो, तो उसी को हम बोलेंगे बंधन में आने वाले पक्षकार यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्लियर है? तो तीसरी परिभाषा, जिनका विवाह आपस में हो रहा है या होने वाला है, वो क्या कहलाएंगे, बंधन में आने वाले पक्षकार या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाएंगे। अगला हम देखते हैं, अगली परिभाषा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की, यानी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की परिभाषा क्या दी गई है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी धारा 16 की उपधारा के अधीन नियुक्त किया जाएगा। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसी को यहां पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बोला गया है। तो यहां से आपसे पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है, तो धारा नंबर 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत, यानी धारा सेक्शन 16 की सब सेक्शन 1। समझ आ रहा है? तो धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत जिस अधिकारी का नाम बताया गया है वही आपका क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का मतलब क्या होता है, ऐसा अधिकारी जिसको धारा नंबर 16 की उपधारा 1 सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। समझ आ गए यहां तक? फटाफट इसको उतार लीजिए, धारा 16 की उपधारा 1। फिर हम जिला न्यायालय की तरफ पढ़ेंगे, अगली परिभाषा। उतर जाएगा तो फटाफट बताएंगे, फिर हम अगली परिभाषा की तरफ पढ़ेंगे। तो धारा नंबर 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वही आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जिला न्यायालय की क्या परिभाषा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इस अधिनियम के अंतर्गत क्या परिभाषा है, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की परिभाषा, आप किसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो दो चीज हो सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, दो चीजें हो सकती है। अगर किसी राज्य के किसी जिले में कुटुंब न्यायालय है, कुटुंब न्यायालय का मतलब फैमिली कोर्ट, अगर किसी भी राज्य के किसी भी जिले में कुटुंब न्यायालय है यानी फैमिली कोर्ट है, तो उस कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट को ही इस अधिनियम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा यानी जिला न्यायालय माना जाएगा। तो अगर किसी भी राज्य के किसी भी जिले में कुटुंब न्यायालय होता है तो वो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है? इसके अलावा अगर किसी राज्य के किसी जिले में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो उस जिले में जो सिविल न्यायालय होगा यानी सिविल कोर्ट होगा, उस
जिले में जो भी सिविल कोर्ट होगा, यानी सिविल न्यायालय होगा या दीवानी न्यायालय होगा जिसको हम बोलते हैं, तो वो सिविल कोर्ट राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस सिविल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घोषित कर सकती है। तो याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो तरीके के यहां पर हो सकते हैं। अगर किसी राज्य में कोई किसी जिले के अंतर्गत फैमिली कोर्ट स्थापित किया गया है, तो उस जिले का जो फैमिली कोर्ट होगा वही यहां पर क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य के किसी जिले में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो राज्य सरकार उस जिले में स्थित सिविल कोर्ट को, दीवानी न्यायालय को ही यहां पर क्या घोषित कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घोषित कर सकती है। क्लियर है? तो जहां पर फैमिली कोर्ट है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है वहां पर उस जिले में जो सिविल न्यायालय होगा, सिविल कोर्ट होगा, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहां पर कहलाएगा। क्लियर है सभी को? यह चीज याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब यहां पर दो है, एक है फैमिली कोर्ट और दूसरा है, अगर फैमिली कोर्ट किसी जिले में नहीं है तो वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन कहलाएगा, राज्य सरकार वहां के दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट को ही क्या घोषित करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घोषित करेगी। यही यहां पर बताया गया है। तो जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट, अगर किसी जिले में पहले से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 यानी फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत अगर उस राज्य के किसी जिले में फैमिली कोर्ट पहले से विद्यमान है, तो उसी फैमिली कोर्ट को हम यहां पर क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। और अगर कहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां पर उस जिले में सिविल न्यायालय होगा, दीवानी न्यायालय होगा, तो वो सिविल कोर्ट को ही यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राज्य सरकार घोषित करेगी। समझ आ गया सभी को? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या परिभाषा है, तो जो इतना लंबा लिखा हुआ है उसको मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब दो है, फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट। तो यही दो कोर्ट यहां पर क्या कहलाएंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर है सभी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर देखते हैं अवयस्क की क्या परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क की परिभाषा यानी माइनर की क्या परिभाषा दी गई है। अवयस्क किसको बोला जा रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो यहां पर बोला गया है अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। अब देखिए यहां पर, अब इसको समझिए कि इस अधिनियम में जहां पर अवयस्क शब्द का प्रयोग होगा, इस अधिनियम में जहां पर अवयस्क शब्द का प्रयोग होगा, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि वयस्कता अधिनियम के तहत यह माना जाएगा कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। यानी वयस्कता जो आपका जो बोलते हैं मेजॉरिटी एक्ट है 1875, उसमें किसी भी मनुष्य के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष मानी गई है। तो इस अधिनियम में जहां जहां अवयस्क शब्द का प्रयोग होगा, तो उसका मतलब यह होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिया है तो उसको वयस्क माना जाएगा। लेकिन अगर बालक शब्द का प्रयोग होगा, किसको बालक माना जाएगा, क्योंकि बालक शब्द का प्रयोग विवाह के लिए किया जा रहा है। तो अगर कहीं पे बालक शब्द का प्रयोग होगा तो बालक कब नहीं होगा, यदि लड़के ने 21 साल की आयु पूरी कर ली है तो वो बालक नहीं कहलाएगा, लड़की ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वो बालक नहीं कहलाएगी। लेकिन वयस्क होने की आयु क्या होती है, एडल्ट होने की आयु क्या होती है, 18 वर्ष। तो अवयस्क किसको बोला जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है उसको अवयस्क बोला जाएगा। क्योंकि विवाह करने की आयु अलग है, लेकिन एडल्ट होने की आयु, वयस्क होने की आयु अलग है। तो ये चीज याद रखिएगा। बालक बोलेगा तो बालक का अर्थ है लड़की की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है। अवयस्क बोलेगा, अवयस्क का मतलब दोनों की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसको अवयस्क बोला जाएगा। तो कॉपी में ये नोट कर लीजिए, अवयस्क का मतलब वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत उसको अवयस्क बोलेंगे जिसकी आयु 18 साल की नहीं हुई है। तो इस अधिनियम में जहां जहां अवयस्क शब्द का प्रयोग होगा, माइनर शब्द का प्रयोग होगा, तो उसका मतलब होगा कि उसने 18 साल की आयु, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवयस्क बोलेंगे। लेकिन जहां जहां बालक शब्द का प्रयोग होगा, बालक का मतलब लड़के का 21, लड़की का 18, ये चीज याद रखिएगा। समझ आ गए यहां तक? तो ये पूरी परिभाषा है, जितनी परिभाषा यहां पर दी गई थी उसको मैंने यहां पर आपको पूरा समझा दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
आगे बढ़ें। सभी को क्लियर है यहां तक? हर चीज समझ आ गई है? तो याद रखिएगा, बालक और अवयस्क में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। अवयस्क का मतलब 18 साल की आयु नहीं हुई है, बालक का मतलब 21 और 18, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका धारा नंबर 2 कंप्लीट होता है। धारा 2 में जितनी परिभाषाएं बताई गई है वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बढ़ते हैं धारा नंबर 3 की तरफ, और धारा नंबर 3 है यहां पर बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर सुन्नीकरण होना। अब एक कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्ड कीजिएगा अपने अंदर कि मान लेते हैं, एक चीज समझिएगा, देखिए बाल विवाह तो कानूनी अपराध है ही, बाल विवाह कानूनी अपराध है ही। अब मान लेते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार काम भी कर रही है, सब चीज हो रहा है, लेकिन अगर आप समझिए कि एक लड़का और लड़की आपस में शादी कर ले रहे हैं, एक मेल और फीमेल ये आपस में शादी कर ले रहे हैं और ये बाल विवाह हो रहा है। मान लेते हैं मेल की आयु 21 साल से ज्यादा है, लड़की की आयु 18 साल से कम है, तो ये बाल विवाह है, दोनों ने शादी कर ली। तो अगर अब मान लेते हैं कि ये दोनों की शादी होने के बाद अगर लड़की को लग रहा है कि अब उसका बाल विवाह हो चुका है, जबरन शादी करवा दी गई है, तो लड़की को इस बाल विवाह तोड़ने के लिए लड़की को कंप्लेन करना पड़ेगा जिला न्यायालय में, तब जाके बाल विवाह टूटेगा। लेकिन अगर ये कंप्लेन नहीं कर रही है, शादी हो चुकी है लेकिन ये कंप्लेन नहीं कर रही है, तो ये बाल विवाह नहीं टूटेगा, ये विवाह मान्य माना जाएगा। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। सरकार बाल विवाह रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर आपको कोर्ट के थ्रू बाल विवाह को कैंसिल करवाना है, कोई बाल विवाह कर चुका है और उसके बाल विवाह होने के बाद उसको कैंसिल करवाना है, तो जिनका विवाह यहां पर हुआ है उनमें से जो नाबालिग है, यानी जो जिनकी शादी नहीं हुई थी, उम्र नहीं हुई थी शादी करने वाली, वो व्यक्ति को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी, तब कोर्ट यहां पर बाल विवाह को शून्य करेगा। बिना कोर्ट में अर्जी लगाए बाल विवाह शून्य नहीं हो सकता। अगर शादी हो गई है ये तब की बात है, अगर शादी नहीं हुई है उसको रुकवाया जा रहा है तब की बात अलग है। लेकिन अगर बाल विवाह हो चुका है तो बाल विवाह होने के बाद वो बाल विवाह तभी टुटवाया जाएगा जब वो बालक कोर्ट में कंप्लेन करेगा, अर्जी देगा उसके बाल विवाह को तुड़वाने की। ये बात हमेशा दिमाग में क्लियर रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहां पर बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर सुन्नीकरण किया जाना। तो ये वही ये धारा आपको क्या बता रही है, देखिए बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार। अब बाल विवाह के बंधन में कौन कौन पक्षकार हैं? मेल और फीमेल, यही पक्षकार है। आगे क्या लिखा है? जो बालक है, जो बालक है यानी दोनों में जो बालक है, यानी लड़का या लड़की में जो एक बालक है या दोनों ही बालक है, दोनों कंडीशन है। तो दोनों में जो बालक है उसके विकल्प पर सुन्नीकरण होना, यानी उसके विकल्प पर, यानी जो बालक है अगर वो उस बाल विवाह को तुड़वाना चाह रहा है तो वो जिला न्यायालय में अर्जी देगा, तो जिला न्यायालय उस बाल विवाह को शून्य घोषित तभी कर पाएगा। तो ये कौन सी धारा बता रही है? ये धारा नंबर 3 बता रही है। समझ आ रहे वाली बात? बंधन में आने वाले पक्षकार लड़का लड़की जिनका विवाह हो रहा है, बंधन में आने वाले पक्षकार का मतलब लड़का लड़की जिनका आपस में विवाह हो रहा है। तो देखिए यहां पर ये धारा मैं आपको नाम से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार। तो बाल विवाह के बंधन में कौन पक्षकार आ रहा है? लड़का लड़की आ रहे हैं। तो उस लड़का लड़की में जो बालक है वो अगर कोर्ट में कंप्लेन करता है, जिला कोर्ट में अर्जी देता है, तो उसकी अर्जी पर विवाह को क्या कर सकते हैं? शून्य घोषित कर सकते हैं, यानी उस विवाह को कैंसिल कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं, क्या लिखा है इस धारा के अंतर्गत वो पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्यकरण होगा। यानी अगर बाल विवाह जो है चाहे वो इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुआ हो या इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ हो, अगर वो बाल विवाह में
तभी ये कैंसल होगा बाल विवाह जब विवाह के समय यदि कोई बालक था और यदि वो आगे चलकर कोर्ट में कंप्लेन करता है, अर्जी देता है, तो उसकी अर्जी पर कोर्ट क्या कर सकता है, इस बाल विवाह को शून्य घोषित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। परंतु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। अब देखिए किसी भी विवाह को रद्द करने के लिए, याद रखिएगा, किसी भी विवाह को रद्द करने के लिए न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसी को बोलते हैं अकृतता की डिक्री। याद रखिएगा, किसी भी विवाह को रद्द करते समय न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा उसी को यहां पर बोला गया है अकृतता की डिक्री। समझ आ रहा है? तो याद रखिएगा, वही जो मैंने बताया। अब ये चीज एक और समझिएगा। मान लेते हैं कि एक मेल की आयु शादी के समय 22 साल की थी, फीमेल की आयु शादी के समय 17 साल की थी। ठीक है, इसमें क्या है, ये एडल्ट है यानी ये बालक नहीं है, लेकिन ये बालक है। तो अगर ये विवाह को रद्द कराना है तो अर्जी ये नहीं दे सकता, केवल फीमेल दे सकती है यहां पर, क्योंकि ये बालक है। अगर मान लेते हैं मेल की आयु 17 साल है या 18 साल है और फीमेल की आयु मान लेते हैं 20 साल है, तो यहां पर बालक कौन है, मेल बालक है। तो ये मेल विवाह को कैंसिल कराने के लिए अर्जी दे सकता है, ये फीमेल नहीं दे सकती। अगर मान लेते हैं जब विवाह हो रहा है मेल की आयु जो है वो 19 साल है और फीमेल की आयु 17 साल है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये दोनों ही बालक है, तो ये दोनों में से कोई भी अर्जी दे सकता है न्यायालय में विवाह को कैंसिल करने के लिए। तो याद रखिएगा कि दोनों पक्षकारों में जो बालक है वही अर्जी लगा सकता है इस बाल विवाह को कैंसिल करने की। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पहले से वो बालक नहीं रहा है तो वो अर्जी नहीं लगा सकता। दोनों में जो बालक है वही अर्जी लगाएगा, कहां पर, जिला न्यायालय में। और जिला न्यायालय का अर्थ क्या है, कुटुंब न्यायालय या सिविल न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय है वो अकृतता की डिक्री यानी शादी को कैंसिल करने का आदेश निकालेगा और उस आदेश के अनुरूप ही क्या कर दिया जाएगा, उसकी शादी को तोड़ दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी विवाह विच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवयस्क है, क्या बोला है, यदि अर्जी फाइल किए जाते समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा की जा सकेगी। अब मैंने आपको बताया शादी को रद्द करने के लिए अर्जी कहां पे लगाना है, शादी को रद्द करने के लिए अर्जी जिला न्यायालय में लगाना है। तो अब वो जिला न्यायालय में अर्जी कौन लगा सकता है, तो देखिए वो व्यक्ति जो बालक है, अगर उसकी वो अवयस्क है, अवयस्क का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अगर कोई अर्जी लगाते समय अगर वो अवयस्क है यानी उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो वो व्यक्ति जो है अपने संरक्षक के माध्यम से वहां पर जिला न्यायालय में केस लगा सकता है। संरक्षक का मतलब अपने माता पिता या जो उसको पालने वाले हैं उसके माध्यम से वो केस दायर कर सकते हैं। दूसरा, वाद मित्र यानी वकील के माध्यम से केस दायर किया जा सकता है जिला न्यायालय में। या तीसरा कि जो ये अवयस्क है तो इन लोग कहां जाएंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बताएंगे कि मेरा बाल विवाह हुआ है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जिला न्यायालय में इनकी अर्जी लगा सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर विवाह को कैंसिल करने के लिए अर्जी कौन लगा सकता है, तो खुद वो व्यक्ति लगा सकता है जिसका विवाह हुआ है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति अवयस्क है जिसका विवाह हुआ है यानी उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता पिता या संरक्षक जो है वो कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं जिला न्यायालय में। वो वकील के माध्यम से अर्जी लगा सकते हैं या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से कोर्ट में अर्जी वो लगवा सकते हैं। यही आपको सेकंड क्लॉज बता रहा है इसका। समझ आ गया? अभी पढ़ेंगे सभ्यता जी, अभी हमने चालू की है ये सब चीज, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम उस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना चीजें हो रहा है उसको पढ़ते चलिए, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। यहां पर सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो बाल विवाह को निरस्त करने के लिए बालक ही अर्जी दे सकता है। दूसरा, यदि वो बालक अवयस्क है तो अर्जी उसके माता पिता, संरक्षक, वकील या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से जिला न्यायालय में उसके लिए अपील कर सकते हैं। अब देखिए,
अब यहां पर सभ्यता जी का जो क्वेश्चन था वही यहां पर अगला पॉइंट है और पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बोला गया है? इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है। अब ये अर्जी कब तक कर सकते हैं वो? अब ऐसा तो नहीं कि शादी उनका बाल विवाह हुए हुए आगे चलकर वो वयस्क हो गए और वयस्क होने के बाद वो 35-40 साल साथ में रह लिए, उसके बाद बोल रहे कि हमारा बाल विवाह हुआ था अब कैंसिल करो। ऐसा नहीं है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं एक मेल की शादी जो है, जब शादी हुई तो वो 16 साल का था। जब मेल की शादी हुई तो वो 16 साल का था। फीमेल की शादी हुई तो वो भी 16 साल की थी। ये दोनों ही बाल विवाह कर लिए। तो अब यहां पर क्या है कि मेल या फीमेल जिनकी भी शादी यहां पर हुई है, तो अब ये फीमेल मान लेते हैं, फीमेल वयस्क कब होता है, वयस्कता कब प्राप्त करेगा? क्योंकि जो विवाह की आयु है यहां पर, विवाह की आयु यहां पर क्या है? मेल के विवाह की आयु है 21 साल, फीमेल के विवाह की आयु होती है 18 साल। यही है फीमेल के विवाह की आयु 18 साल। तो अब मान लेते हैं इस लड़की को क्या करना है? अपने विवाह के ऊपर आपत्ति जाहिर करना है। तो या तो वो 18 साल के पहले आपत्ति जाहिर कर सकती है, अपने 18 उम्र होने के पहले, या 18 होने के बाद जैसे ही वो वयस्क हो रही है, जैसे ही वो वयस्क हो रही है तो इस 18 की उम्र के बाद 2 वर्ष के भीतर, 18 की उम्र के बाद 2 वर्ष के भीतर वो क्या कर सकती है? अपील कर सकती है अपने शादी के विरुद्ध। यानी 20 साल होने के पहले पहले तक वो अपील कर सकती है। यानी विवाह उसके होने के कितने साल तक वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हो सकता है विवाह 6 साल में हो गया उसका, विवाह 10 साल में हो गया उसका। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कब तक इसके लिए आपका अप्लाई कर सकती है अपने विवाह को तोड़ने का? जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती। क्योंकि वयस्क होने की आयु उसकी क्या है? वयस्क होने की आयु है उसकी 18 साल। तो 18 साल में जब वो वयस्क हो जा रही तो 18 साल के बाद 2 साल का और समय दिया जाएगा। अगर उसको अपने बाल विवाह को कैंसिल करवाना है तो वो अप्लाई कर सकती है। अब यहां पर एक, ये तो लड़की के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़की के लिए तो ये पॉइंट समझ आ गया। लेकिन लड़के के लिए क्या पॉइंट है? तो अगर यहां पर आप गौर करेंगे, अगर आप इसमें धारा में जाएंगे तो धारा में क्या लिखा है? इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी। यानी अब कोई भी बालक, वयस्कता की आयु क्या है? बालक के वयस्कता की आयु, तो बालक के वयस्कता की आयु जो है वो 18 वर्ष ही है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के वयस्कता की आयु क्या है? मैंने आपको अवयस्क की परिभाषा बताया था कि अगर आयु 18 वर्ष से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा? अवयस्क। 18 से ज्यादा आयु हो गई तो उसको क्या बोला जाएगा? व्यस्क बोला जाएगा। तो बालक के व्यस्कता पाने की आयु क्या हुई? तो बालक के व्यस्कता पाने की आयु क्या होगी? बालक के व्यस्कता पाने की आयु जो होगी वो होगी आपकी 18 वर्ष। बालक के अव्यस्कता पाने की आयु क्या है? बालक के व्यस्कता पाने की आयु क्या होगी? 18 वर्ष है। तो अगर कोई भी बालक जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो कब तक अप्लाई कर सकता है? बाल विवाह हुआ है उसका 20 साल की उम्र तक। याद रखिएगा, तो वो कब तक अप्लाई कर सकता है अपने बाल विवाह को तुड़वाने के लिए? जब तक वो 20 वर्ष का नहीं हो जाता उसके पहले तक। जैसे ही 20 वर्ष का हुआ उसका बाल विवाह तोड़ने के लिए वो न्यायालय में अर्जी नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब इस बात का क्या मतलब है ये बताओ कि पीएम साहब का बाल विवाह कैंसिल नहीं हो सकता? इससे हमारी क्लास का कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। अपना फोकस आप क्लास में रखेंगे तो याद रखिएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने बाल विवाह को कैंसिल कराने के लिए वयस्कता की उम्र के बाद 2 वर्ष तक
वो क्या कर सकते हैं, अपने बाल विवाह को कैंसिल कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिला न्यायालय में। यहां तक बात समझ आ गई? उम्मीद है जो ऊपर डाउट पूछा गया था वो समझ आ गया होगा उनको। बात समझ आ गई? कितने साल तक कैंसिल कराया जा सकता है सभ्यता जी? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सभी को यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर, अब देखें कोई भी विवाह होगा, कोई भी विवाह होगा तो आपने देखते हैं शादी के समय बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता है। लड़के वाले लड़की वालों को, कोई लड़की वाले लड़के वाले को कुछ देते हैं, या दोनों मिल बांट कर शादी किए होंगे। तो शादी के दौरान जितना भी खर्चा हुआ रहता है वो आपस में वो वापस कर देते हैं। तो अगर वही चीज लिखा है, इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता या उनके संरक्षक को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि दूसरे पक्षकार, उसके माता पिता या संरक्षक विवाह के अवसर पर एक दूसरे को जो भी उपहार दिए होंगे, धन दिए होंगे, मूल्यवान वस्तुएं दिए होंगे, आभूषण दिए होंगे, वो सभी एक दूसरे को वापस कर दे या उसका मूल्य वापस कर दे जितने का वो एक दूसरे को प्रदान किए थे। यानी यहां पर विवाह करते समय जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे को जो भी दिए होंगे, चाहे वो धन हो, आभूषण हो या कोई भी खर्चा हुआ होगा, एक दूसरे को गिफ्ट दिए होंगे, उपहार दिए होंगे, वो एक दूसरे को रिटर्न कर देंगे। यानी लड़का वाले लड़की वाले को जो दिए होंगे और लड़की वाले लड़के वाले को जो दिए होंगे वो एक दूसरे को रिटर्न करेंगे। कोर्ट ऐसा भी आदेश दे सकता है। तो याद रखिएगा, बाल विवाह को कैंसिल करते समय, अकृतता की डिक्री लागू करते समय कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि जो लड़का या लड़की वाले एक दूसरे को जो भी उपहार दिए हैं, जो भी धन दिए, जो भी मूल्यवान वस्तु यानी आभूषण दिए हैं, वो एक दूसरे को वापस कर दें। ये भी आदेश कोर्ट दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कोर्ट अगर एक दूसरे को कोई भी धन वापस करना है, कोई भी मूल्यवान वस्तु वापस करना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष के, लड़का वाले लड़की वाले कोर्ट में मौजूद रहेंगे और दोनों की मौजूदगी में ही वो डिसीजन कोर्ट देगा। ऐसा नहीं कि एक पक्ष ने बोल दिया कि वापस कर दो तो दूसरे पक्ष को कोर्ट आदेश दे देगा उसको बिना सुने कि आप वापस कर दो। वहां पर कोर्ट में बताया जाएगा कि क्या क्या धन दिया गया था, कोर्ट में पूरा मेंशन करवाया जाएगा। कोर्ट उसको आदेश देगा कि ये रिटर्न करना है, ये रिटर्न नहीं करना है। तो जब तक दो कोर्ट दोनों पक्षों को नहीं सुन लेगा, जब तक कोर्ट दोनों पक्षों को नहीं सुन लेगा, तब तक वो ऐसा ये लेन देन वाला वापस करने का आदेश नहीं देता। ये चीज भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लास बफरिंग हेमलता जी आपके नेट की वजह से हो रहा होगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। क्लियर है सभी को? तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही, दोनों की उपलब्धता में ही कोर्ट आदेश देगा। जो भी लेन देन एक दूसरे को वापस करना है वो कोर्ट उनकी उपलब्धता पर ही आदेश देगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका धारा 3 कंप्लीट होता है। आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है धारा 3। तो क्या हमने धारा 3 में क्या सीखा? धारा 3 में हमने ये सीखा कि अगर किसी का भी बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह में दो पक्ष है, दोनों में जो भी बालक होगा वो बाल विवाह को कैंसिल कराने के लिए जिला न्यायालय में अपील कर सकता है। जिला न्यायालय में अपील जब की जाएगी तो जिला न्यायालय अकृतता की डिग्री लागू करेगा और उसके तहत उसके विवाह को कैंसिल कर सकता है। अगर कब तक वो अपील कर सकते हैं विवाह के? जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता बालक और 2 साल तक उसको एक्स्ट्रा मौका मिलता है, यानी 20 वर्ष की उम्र तक वो विवाह कैंसिल करने के लिए अर्जी दे सकते हैं। अर्जी वो स्वयं भी दे सकते हैं, उसके माता पिता भी दे सकते हैं, वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोर्ट निर्णय देते समय यह भी आदेश दे सकता है कि दोनों के जो विवाह में धन इधर उधर हुआ है, उपहार एक दूसरे को दिए हैं, जो भी मूल्यवान वस्तु एक दूसरे को दिए हैं, वो रिटर्न कर दे। लेकिन ऐसा निर्णय कोर्ट जब भी देगा दोनों पक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे, तभी ये कोर्ट निर्णय देगा। ये है आपका धारा नंबर 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 4 की तरफ। अब धारा नंबर 4 है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। याद रखिएगा, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के बार भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। अब क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं।
धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय महिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क हैं, तो उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने का निर्देश देगा। अब ये बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है समझना। क्या बात इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, देखते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं विवाह जो है वो न्यायालय ने कैंसल करने का आदेश दे दिया है कि विवाह को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसल कर दिया जाएगा। तो अब जब विवाह कैंसल होगा तो न्यायालय ये आदेश देगा कि वो महिला जब तक व्यस्क, वो महिला जब तक उसकी जो पुरुष महिला दोनों अलग हो रहे हैं, तो जो महिला की जब तक शादी नहीं हो जाती, दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसका जितना भी खर्चा होगा, भरण पोषण का जो भी खर्चा आएगा, उसको पुरुष पक्ष वाले उसको देंगे। अगर बालक वयस्क हो चुका है, बालक कमाने जा रहा है, तो बालक की आय जितनी होगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि वो भरण पोषण की राशि महिला को कितना देंगे। दूसरा, अगर बालक वयस्क नहीं हुआ है, तो यानी वो कमाने नहीं जा रहा है, तो जो बालक के माता पिता है उसकी आय के अनुरूप आदेश दिया जाएगा कि वो महिला पक्षकार को इतना पैसा भरण पोषण के लिए दे, जो नॉर्मल होता है। तो याद रखिएगा कि अगर बाल विवाह जब तोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में पुरुष पक्षकार को, यानी जो पुरुष है, जो मेल जिसकी शादी हुई है, दुल्हा के पक्ष वाले जो हैं, वो दुल्हन को तब तक भरण पोषण देंगे जब तक दुल्हन का पुनर्विवाह नहीं हो जाता। तो दुल्हन का जब तक पुनर्विवाह नहीं हो जाता तब तक उसको क्या मिलेगा, भरण पोषण का पूरा जो खर्चा है उसका वो कौन देगा, पुरुष पक्षकार देंगे, यानी दुल्हे वाले देंगे। अगर दुल्हा जो शादी हुई थी, अगर वो बच्चा है, अभी व्यस्क नहीं हुआ या कमा नहीं रहा है, तो उसके पेरेंट्स की जो आय है उससे वो देने के लिए बोला जाएगा भरण पोषण का राशि। और यदि वो व्यस्क हो चुका है, कमा रहा है, तो जितना कमा रहा होगा उसके हिसाब से भरण पोषण की राशि देने के लिए कहा जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट कोई भी डिसीजन देते समय कि भरण पोषण की कितनी राशि दी जाएगी, कोर्ट कोई भी डिसीजन देते समय यह जरूर देखेगा कोर्ट कि जब वो दोनों का विवाह हुआ था तो उनके घर की कंडीशन क्या, उनका रहन सहन कैसा है। ऐसा नहीं कि उनकी आय 2 लाख रुपए है और कोर्ट बोल रहा है कि आपको 10 लाख रुपए महीना देना है। समझ आ रहा है? तो उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन शैली कैसा है, उस जीवन शैली, जब दोनों विवाह कर लिए होंगे तो घर में कुछ समय रहे होंगे, तो विवाह के बाद जब तक वो घर रहे तो वो लोग आपस में कैसे रहते थे, उनके घर का रहन सहन क्या है, उनकी कमाई क्या है, वो सबको कोर्ट ध्यान में रखकर क्या करेगा, भरण पोषण के लिए जो राशि दी जानी है उसका आदेश देगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अगला पॉइंट ये है, जो राशि दी जाएगी वो या तो मासिक दी जाएगी या उसको कोर्ट एक मुश्त देने का भी आदेश दे सकता है। मान लेते हैं कोर्ट ने बोला है महिला को 8 लाख रुपए देना है, आपको महिला को 8 लाख रुपए आपको टोटल देना है मुआवजे के तौर पर या आपको उसके भरण पोषण के लिए, तो ये कोर्ट 8 लाख रुपए एक साथ देने के लिए भी बोल सकता है कि आप एक साथ दो, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो 8 लाख नहीं देने की स्थिति में है तो आप इसको मासिक तोड़ लो, यानी हर महीने के हिसाब से आप इतना पैसा किस्त के रूप में उसको देते रहो। ये कब तक दिया जाएगा, जब तक उस महिला का विवाह नहीं हो जाता। तो जब तक विवाह नहीं हो जाता तो उसके भरण पोषण की राशि दुल्हे वाले देंगे। अगर अगर यहां पर मान लेते हैं कि वो विवाह टूट गया, यानी कोर्ट ने आदेश दे रहा है, कोर्ट आदेश दे रहा है कि विवाह को तोड़ दो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि विवाह के तोड़ने के बाद लड़की को, जो लड़की के घर वाले उसको अपने घर में रखने के लिए राजी ना हो। ये भी कंडीशन बहुत सारी आती है कि विवाह तो तोड़वाने के लिए उन्होंने अर्जी दे दी, लेकिन विवाह तोड़ने के बाद क्या हुआ, विवाह टूटने के बाद लड़की को अपनाने से लड़की वाले मना कर दिए, लड़की के घर वाले अपनी ही लड़की को अपने घर आने से मना कर दिए। तो अब लड़की रहेगी कहां, तो लड़की के रुकने के लिए निवास की व्यवस्था करवाने का भी कोर्ट आदेश दे सकता है। यानी अगर लड़की के रुकने की कोई भी प्रॉपर जगह नहीं है तो जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक लड़की को रुकने, कहां पे निवास कराने की व्यवस्था की जाएगी। आप अलग अलग केंद्र बने रहते हैं, सखी निवास, बहुत सारे केंद्र बने रहते हैं, वहां पर उसको रखने का भी, यानी उसके रुकने की व्यवस्था करवाने का भी आदेश कोर्ट दे सकता है। तो यहां पर अपने को क्या समझ आया है, यहां पर मेल
अगर मेल 16 की एज में शादी हुआ है तो 21 के पहले वो अर्जी नहीं, पहले तक अर्जी नहीं डाल सकता क्या? 16 का अगर एज में शादी हुआ है तो वो 20 तक डाल सकता है अर्जी। वही तो मैंने बताया, वही मैंने आपको बताया कि वयस्कता प्राप्त होने के 2 वर्ष तक चाहे मेल भी डाल सकता है शादी तोड़ने के लिए, फीमेल भी डाल सकती है शादी तोड़ने के लिए, दोनों डाल सकते हैं। लेकिन अगर महिला शादी तोड़ने के लिए डाल रही है, वो बालक है, तो ऐसी स्थिति में अगर महिला सेपरेशन हो रहा है तो दूल्हा पक्ष वाले दुल्हन पक्ष को भरण पोषण का, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी दूसरी, तब तक पूरा पैसा भरण पोषण का जो रहेगा वो आदेश देगा कोर्ट की इतना आपको महिला को देना पड़ेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और अगर उसके घर वाले उसको अपना नहीं रहे तो लड़की के रुकने की भी व्यवस्था करवाएगा। क्लियर है सभी को? ये यहां तक समझ आ गया सभी को? फटाफट बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? सबका अलग अलग होता है गायत्री जी। कोर्ट आदेश देगा तो उनको रोकना पड़ेगा। कोर्ट आदेश देगा, उसको कहां रुकवाना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए अलग अलग केंद्र बनते हैं। मैंने एक ऑप्शन में आपको एक विकल्प के रूप में बताया, सखी केंद्र। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सखी में ही भेजेंगे, वो कोर्ट आदेश देगा कि उसको कहां भेजना है। वो कोर्ट का मतलब है, ठीक है, कोर्ट अपने आदेश में बताएगा उसको कहां भेजना है। चलिए आगे देखते हैं। अब धारा नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और धारा नंबर 5 है बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। अब क्या हुआ भैया, बाल विवाह हो गया और बाल विवाह होने के बाद उनका बच्चा भी हो गया। तो अब अगर उनका बच्चा हो गया है तो उसके भी भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? दूल्हे पक्ष की है। तो वही चीज आपको यहां पर बता रहा है कि अगर बाल विवाह हो गया है और बाल विवाह होने के बाद यदि उसका बाल विवाह होने के बाद यदि उसका बच्चा भी हो गया है तो उस बच्चे का भरण पोषण का खर्चा कैसे चलेगा, वही आपको यह धारा बता रही है। अपील एज एक बार और समझा दीजिए। दोनों का 20 साल ही है, बताया हूं आपको। महिला विवाह तोड़े या जो भी, महिला को ही मिलेगा पैसा, पुरुष को पक्ष को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अब आप ये सोचिए कि ये अधिनियम लाया क्यों गया है। पहले तो आपको ये सोचने की बेहद जरूरी है ये अधिनियम लाया क्यों गया है। ये अधिनियम इसलिए लाया, आप ये सोचिए कि बाल विवाह अधिकतर होता किसका है, महिला का होता है कि पुरुष का बाल विवाह होता है। आप अपने समाज में देखिए कि बाल विवाह पुरुष का होता है कि महिला का होता है। तो अधिकतर आप पाएंगे कि बाल विवाह जो होता है वो महिलाओं का होता है। इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान किसके लिए, किसके फेवर में, महिलाओं के फेवर में। अगर मान लेते पुरुष बच्चा है और महिला वयस्क नहीं है, मतलब पुरुष बच्चा है, बालक है और महिला बालक नहीं है, तो भी ये सेपरेशन होगा तो महिला ही पक्षकार को पैसा देना, मतलब पुरुष पक्षकार महिला पक्षकार के भरण पोषण का पैसा तब भी देंगे। याद रखिएगा ये चीज कि अगर एक पक्ष जो है, महिला जो है वो वयस्क थी, उसके बालक नहीं थी और पुरुष बालक था, तब भी सेपरेशन होगा तो पुरुष वाले को महिला को ही पैसा देना पड़ेगा। ये चीज तब भी याद रखिएगा। समझ आ गया वाली बात? क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का बाल विवाह होता है 90%, 99%। पुरुष का बाल विवाह आपने बहुत कम जगह देखा होगा, एक आध दो केस सुनाई आ जाए। बाल विवाह महिलाओं का ही होता है, बच्चियों का ही होता है। इसलिए जो हमारे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी प्रावधान हैं, वो किसको फेवर करते हैं? महिलाओं को फेवर करते हैं। चलिए अब समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और उसकी अभिरक्षा। जहां बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। यानी बाल विवाह के बाद यदि बच्चा हो जा रहा है तो उस बच्चे के रख रखाव के लिए भी यहां पर कौन आदेश करेगा? कोर्ट आदेश करेगा। आगे, इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हित पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। अब आप समझिए,
बाल विवाह हुआ है, बच्चा जन्म ले लिया, बाल विवाह के बाद कोई बच्चा हो गया, तो माता पिता स्वयं में बालक है, वो बच्चे को कैसे पालेंगे, सेपरेशन होगा। तो याद रखिएगा, अब कोर्ट ये देखेगा सेपरेट करते समय कि वो बच्चे का रख रखाव तो करना है, तो बच्चा मां के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, ये भी कोर्ट देखेगा कि जहां पर बच्चा ज्यादा सेफ रहे, कोर्ट उसको भी देखेगा। कई अधिकतर केस में मां के साथ ही बच्चे को भेजा जाता है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये उसका बच्चे का हित देखेगा कि बच्चा सेफ मां के पास ज्यादा है या बाप के पास ज्यादा है, पिता के पास ज्यादा है, ये भी कोर्ट देखेगा अपने आदेश में। दूसरी चीज, कोर्ट सेपरेशन करते समय ये भी देखेगा कि अगर मान लेते हैं मां बाप अलग हो रहे हैं, बच्चा जो है मां के पास रह रहा है, तो पिता को भी मिलने का मौका मिलेगा बच्चे से। ऐसा तो नहीं रहेगा कि पिता को मिलने का मौका नहीं देंगे बच्चे से, या बच्चा पिता के पास है तो मां को मिलने का मौका नहीं देंगे। तो कोर्ट ये भी तय करेगा कि जो अगर एक पक्ष को बच्चा दिया जा रहा है तो दूसरा पक्ष कब बच्चे से मिलेगा, कितने देर के लिए मिल सकता है, ये भी कोर्ट आदेश देता है। तो यही चीज आपको यहां पर बताई जा रही है कि इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हित पर जिला न्यायालय ध्यान रखेगा कि कहां पे रखना ज्यादा बच्चे के हितकारी है। अगला देखते हैं, बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसे बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों का सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो पहुंच समुचित निर्देश दिया जाएगा। वही मैंने बोला, मिलने जुलने का दोनों को मौका मिलेगा। अगर पिता के पास भी बच्चे को रखा जाता है तो मां उससे मिल सकती है, और मां के पास बच्चे को रखा जाता है तो पिता भी उससे मिल सकता है। कोर्ट इसका भी ध्यान रखेगा और उसके बाद ही वो आदेश देगा। आगे देखते हैं, जिला न्यायालय विवाह के किसी भी पक्षकार या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश दे सकेगा। यानी बच्चों के कैसा बेहतर बच्चे को रखा जा सकता है, उसका पालन पोषण कैसे हो, उसको प्रॉपर खाना पीना मिल सके, या बच्चे के रख रखाव के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है, जिला न्यायालय अपने आदेश में वो भी बता सकता है कि कितना पैसा देना है, उस बच्चे के भरण पोषण के लिए कितनी आवश्यकता है, जिला न्यायालय वो भी बता सकता है। तो ये धारा अगर हमको समझ आ रहा है तो ये धारा किसके लिए है, विवाह के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो सेपरेट करते समय बच्चे का सर्वोत्तम हित देखा जाएगा कि बच्चा किसके पास सेफ रहेगा। तो वो मां के पास भी बच्चे को रख सकते हैं, पिता के साथ भी रख सकते हैं, जो उनके आपस में सहमति बनेगी उस हिसाब से जिला न्यायालय आदेश देगा। दूसरा चीज, अगर मां के पास बच्चा है तो पिता उससे मिल सकता है, पिता के पास बच्चा है तो मां भी उससे मिल सकती है। उसका पालन पोषण कैसे बेहतर हो सकेगा, उसको कितने पैसों की आवश्यकता है पालन पोषण के लिए, वो जिला न्यायालय अपने डिसीजन में बताएगा कि इतना खर्चा आपको देना पड़ेगा कि बच्चे का बेहतर पालन पोषण हो सके। अगर बच्चा मां के पास रह रहा है तो पिता जो दूल्हा पक्ष है उसको भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पिता के पास रह रहा है तो अधिकतर महिला पक्ष को कोई आदेश नहीं दिया जाता कि आपको इतना पैसा देना है, पुरुष पक्ष जो रहता है, दूल्हा पक्ष रहता है, वही खर्चा करता है अधिकतर। क्लियर है वाली धारा सभी को? प्रियंका जी, अगर नोट्स का अगर आप बनाने बैठेंगे ना तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा कोर्स खत्म करने में। इसलिए मैंने बोला आपको कि मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, आपको वो सरल भाषा में उसको नोट करना है। पेपर में आपको यही लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, याद रखिएगा। अगर आप लॉ का कोई भी पार्ट पढ़ेंगे, पेपर में आपको लैंग्वेज यही लिखा हुआ आएगा जो यहाँ नोट्स में लिखा है। समझ आ रहा है? और जो चीज मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, आपको उससे नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहां पर नोट्स लिखवाने लगूंगा ना, तो लिखते लिखते आपका कम से कम सिलेबस खत्म होने में 5 से 6 मंथ का समय लग जाएगा। तो एग्जाम आपका जो है, एग्जाम आपका 2 महीने में है, इसी के लिए ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने से। याद रखिएगा, पेपर में आपको यही लैंग्वेज आएगा। सब क्लॉज पूछने के चांस बहुत कम है रितु जी, आपको केवल सेक्शन का नाम पढ़ना है, सेक्शन नंबर। अरे इंग्लिश वालों के लिए क्लास है तो इंग्लिश, ये क्या पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है? इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। अब उसके अंदर जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं, उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर इंग्लिश हिंदी ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको जो चीज बताई जा रही, जितने कठिन वर्ड है सब चीज आपको यहां पर लिख के दिया गया है। अब इतना हिंदी तो आपको आता ही होगा कि आप उतना समझ पाए। आपके जितने भी क्लॉज है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा है। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो आपको नोट्स, आपको जो भी बताया जा रहा है उसको आप समझ के अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये चीज आपको मेहनत करना पड़ेगा।
चलिए, अब पीडीएफ वाले भैया मैंने शुरू में बताया हुआ है, आप क्लास शुरू में देखिएगा, मैंने शुरू में ही बोला था। चलिए अब देखते हैं धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 है बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता। बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता का मतलब यह होता है कि बाल विवाह होने के बाद जो संतान पैदा होगी, बाल विवाह होने के बाद जो संतान पैदा होगी उसको लीगल माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह हो गया उसके बाद जो संतान पैदा हुई उसको लीगल नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। धर्मजता का मतलब यहां पर जो उसके लीगल माना जाएगा कि नहीं वो देखा जा रहा है। तो बाल विवाह होने के बाद जो भी संतान पैदा होगी उसको लीगल चाइल्ड माना जाएगा, यानी वो कानूनी रूप से मान्य है। ये चीज आपको याद रखना है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये महिला पर्यवेक्षक का जो तैयारी किया होगा, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में ये अधिनियम था सिलेबस में, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विवाह के बाद जन्मे बालक को लीगल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, धर्मज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा, बाल विवाह के बाद जो संतान पैदा हुई है उसको लीगल चाइल्ड माना जाता है, वो कानूनी रूप से उसके माता पिता हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, लीगल चाइल्ड बोलेंगे। तो याद रखिएगा, बाल विवाह से जो भी संतान पैदा होगी वो लीगल है। तो ये आपका धारा नंबर 6 है। तो वही चीज बताया गया है कि बाल विवाह से आपका बाल विवाह के बाद जो भी संतान पैदा हो रही है तो वो संतान क्या मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी, धर्मज मानी जाएगी, कानूनी रूप से वो लीगल है। चलिए अगला देखते हैं धारा नंबर 7। अब धारा नंबर 7 है जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। अब ये क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जिला न्यायालय धारा 3, 4, 5 के तहत आदेश जारी कर सकता है। क्या क्या आदेश जारी कर सकता है जिला न्यायालय, लड़की को कितना मासिक रूप से या एक मुश्त कितनी राशि देना है ये जिला न्यायालय आदेश दे सकता है। बालकों के भरण पोषण के लिए कितना पैसा देना है ये जिला न्यायालय आदेश दे सकता है। बच्चे को माता के पास रखना है या पिता के पास रखना है ये आदेश जिला न्यायालय दे सकता है। जिला न्यायालय जो एक दूसरे, जो शादी के समय दोनों ने एक दूसरे को जो उपहार दिए थे, गिफ्ट दिए थे, वो एक दूसरे को लौटा दें ये जिला न्यायालय आदेश दे सकता है। तो धारा नंबर 7 ये बता रही है कि जिला न्यायालय ने अगर ये सब के विषय में आदेश दिया है, जिला न्यायालय ने ये सब के विषय में आदेश दिया है कि आपको बालकों के पालन पोषण के लिए कितना पैसा देना है, जो महिला पक्षकार है उसके जब तक शादी नहीं होती उसके लिए कितना पैसा देना है, महिलाओं को रुकने के लिए निवास की व्यवस्था का आदेश दे सकता है। तो ये जिला न्यायालय ये जो रख रखाव के लिए जितने आदेश दे सकता है, अगर समय समय पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उसको उसमें राशि को परिवर्तन करने की स्थिति आ रही है या जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था उसको चेंज करने की स्थिति आ रही है, तो जिला न्यायालय के पास ये पावर है कि वो अपने आदेश को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ये धारा नंबर 7 आपको यही बताने का प्रयास कर रही है कि धारा 4 और धारा 5 के अधीन जिला न्यायालय ने जो भी आदेश दिए थे भरण पोषण के लिए महिलाओं के या बच्चों के, वो राशि को समय समय पर जिला न्यायालय अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, यानी अपने आदेश को ही वो पलट सकता है। तो ये पावर भी जिला न्यायालय के पास है धारा नंबर 7 के तहत। समझ आ रहा है। मान लेते हैं जिला न्यायालय ने तय किया कि आपको मासिक 2,000 रुपए महिलाओं को देना है। अब वो पुरुष के पक्षकार की स्थिति ऐसी नहीं रही, जो मान लेते हैं पुरुष तो व्यस्क नहीं था, उसके माता पिता थे, पिता कमाने वाले थे, पिता की मृत्यु हो गई और वो अभी भी वो बालक ही है, वो अभी कमा नहीं रहे, तो अब उसके घर वाले 2,000 रुपए महिला को कैसे देंगे। तो ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय क्या कर सकता है, अपने आदेश में परिवर्तन करके राशि को कुछ बदल सकता है। ये आपको ये धारा नंबर 7 बता रहे हैं। क्लियर है सभी को धारा नंबर 7? कोई याद करने की जरूरत नहीं, क ख ग ये सब याद नहीं करना है, एबीसीडी ये सब याद नहीं करना है, केवल धारा नंबर आपको याद करना है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है ये वाला धारा नंबर 7? चलिए आगे बढ़े, सभी को समझ आ गया होगा उम्मीद है धारा नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं धारा नंबर 8 की तरफ। धारा नंबर 8 है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए।
यानी आप कौन से जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आपको यह तो पता है कि आप बाल विवाह को रद्द करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी भी बाल विवाह को रद्द करना है तो बाल विवाह को रद्द करने के लिए आप अपील कहां कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील कर सकते हो वो बता रहा है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, पहला जहां पर वो दोनों रह रहे हैं, यानी जहां पे उनका विवाह हुआ था, विवाह हुआ जहां पर, तो जिस स्थान पर उनका विवाह हुआ उस स्थान जो भी जिला में पड़ रहा होगा वहां के जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। जहां पर दोनों का विवाह हुआ था वो जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दूसरा, लड़का जहां पर रह रहा है, मतलब बाल विवाह हुआ तो लड़का जहां पे रह रहा है तो लड़के के जो निवास जिला है वहां पर अपील कर सकते हैं। तीसरा, लड़की जहां पर रह रही है, अगर मान लेते हैं दोनों बाल विवाह के बाद सेपरेट हो गए, तो लड़की जहां पे रह रही है अपने बाल विवाह को रद्द कराने के लिए लड़की जहां पे रह रही है उस जिला न्यायालय में अपील कर सकती है, उस जिले के। तो क्या क्या समझ आ रहा है, दोनों का जहां पर विवाह हुआ वो उस जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लड़का जहां पे रह रहा है उस जिले के जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लड़की जहां पर रह रही है उस जिले के जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं, दोनों की शादी होने के बाद दोनों ने जहां पर निवास किया, जहां पर वो रहे साथ में, उस जिले के जिला न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। तो कौन कौन से जिला न्यायालय में अपील हो सकती है, पहला वो जिले के जिला न्यायालय में जहां पर दोनों का विवाह हुआ था, पहला। दूसरा, वो जिला न्यायालय में जहां पर दोनों विवाह के बाद एक साथ निवास किए, उस जिले के जिला न्यायालय में। तीसरा, जहां पर लड़का वर्तमान में रह रहा है उस जिले के जिला न्यायालय में। चौथा, जहां पर लड़की वर्तमान में रह रही है उस जिले के जिला न्यायालय में। ये चारों जिला न्यायालय में कहीं पर भी अपील की जा सकती इस बाल विवाह के संबंध में। क्लियर हो गई वाली बात, समझ आ रहा है वाली चीज। धारा 8 आपको समझ आ गया। वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, तो कौन से न्यायालय में अर्जी दी जानी चाहिए, तो वो न्यायालय में अर्जी दी जानी चाहिए जहां पर आपका ये चीजें आपको लिख कर दिया गया है। 4 जगह अपील कर सकते हो, जहां पर दोनों की शादी हुई है, दोनों जहां पे साथ में निवास किए हैं, या दोनों जहां पर लड़का रह रहा है या जहां पे लड़की रह रही है, तो ये वहां पर अपील की जा सकती है धारा नंबर 8 के तहत। क्लियर है वाली बात, समझ आ रहा है। फटाफट बताइए, आगे बढ़ेंगे तभी खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। धारा नंबर 9 मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं यहां पर, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है धारा नंबर 9, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड क्या लिखा है, जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा उसको सजा मिलेगी। अब आप यहां पर समझिए चीज, जो आप लोग क्वेश्चन पहले पूछ रहे थे ना, अब उसी से संबंधित यहां पर आपका चीजें हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसी से संबंधित यहां पर चीजें हैं। क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, देखिए। अब समझिए, मेल के शादी होने की उम्र क्या है, 21 साल। फीमेल के शादी होने की उम्र क्या है, 18 साल। लेकिन दोनों के वयस्क होने की आयु क्या है, 18 साल। दोनों के वयस्क होने की आयु क्या है, 18 साल। भले ही शादी की आयु 21 साल मेल की है, फीमेल की शादी की आयु 18 साल है, लेकिन दोनों के वयस्क होने की आयु, एडल्ट होने की आयु तो 18 साल ही है। अब आप ये समझो, अब ये आप समझो कि मान लेते हैं मेल का जो बाल विवाह हो रहा है, मेल की आयु है 19 साल। बाल विवाह किसका हो रहा है, देखिए मेल की आयु कितनी है, 19 साल, और फीमेल की जो आयु है वो है 16 साल। मेल की आयु कितनी है, 19 साल, और फीमेल की आयु है 16 साल। अब देखिए ये 19 साल का जो मेल है
ये बालक है, अभी उसकी एज उम्र शादी की नहीं हुई है, उसकी उम्र है शादी की 21 साल, लेकिन क्या ये व्यस्क है कि नहीं है? बताइए, ये व्यस्क है कि नहीं है? क्योंकि व्यस्क होने की आयु तो 18 साल है, लेकिन ये व्यस्क है कि नहीं? ये व्यस्क है। 18 साल की उम्र हो गई यानी ये व्यस्क है, और व्यस्क होने के बाद भी ये क्या कर रहा है? बाल विवाह कर रहा है। व्यस्क होने के बाद भी ये क्या कर रहा है? बाल विवाह कर रहा है। भले उसकी शादी की एज नहीं हुई है, लेकिन 18 साल की उम्र में वो व्यस्क हो चुका है। तो अगर कोई ऐसा मेल है जो व्यस्क हो चुका है और व्यस्क होने के बाद वो बाल विवाह कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस मेल व्यस्क को सजा हो सकती है। क्या सजा हो सकती है? उसको 2 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। यानी वो 2 वर्ष तक क्या होगा? कठोर कारावास की सजा उसको अधिकतम हो सकती है, या उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। समझिए, या तो मैक्सिमम 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। 2 तरीके के कारावास आप पढ़ते हैं, कठोर कारावास, साधारण कारावास, एक आंशिक भी होता है। कठोर कारावास का मतलब क्या होता है? आपको जब जेल में रखा जाएगा तो जेल में आपको श्रम से संबंधित कुछ और काम कराएंगे, जैसे पत्थर तुड़वाने का काम भी अंदर करवाएंगे, खेती करवाने का काम भी आपको अंदर करवाएंगे। लेकिन जिसको साधारण कारावास होती है उसको ज्यादा कुछ काम नहीं कराते अंदर। समझ आ रहा है? तो साधारण कारावास को वाले को ज्यादा कोई श्रम से संबंधित काम नहीं करेंगे, बल वाला ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन जिनको कठोर कारावास होती है उसको अंदर पत्थर तोड़वाना, खेती करवाना, ऐसे कठिन काम करवाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यस्क होते हुए जो लड़का है वो शादी कर लेता है, बाल विवाह, तो ऐसी स्थिति में उस लड़के को क्या मिलेगा? उस लड़के को 2 साल तक के कठोर कारावास की सजा, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों साथ में भी हो सकता है। यानी 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, इससे कम हो सकता है जुर्माना, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये दोनों मैक्सिमम लिमिट में है। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास मैक्सिमम हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है, या दोनों सजा भी साथ में दी जा सकती, यानी कठोर कारावास और जुर्माना दोनों भी साथ में दिया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मेल व्यक्ति व्यस्क हो चुका है और व्यस्क होने के बाद वो बाल विवाह कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सजा का प्रावधान है उसके लिए, उसको मिलेगा या तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास, या तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों सजा भी हो सकती है। क्लियर है वाली बात? लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, मान लेते हैं फीमेल की आयु 19 साल है और मेल की आयु 16 साल है। फीमेल की आयु 19 साल थी और मेल की आयु 16 साल थी। यहां पर फीमेल एडल्ट हो चुकी है, व्यस्क हो चुकी है, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उसको सजा मिले। ये उसके लिए नहीं, यहां पर केवल क्या है? पुरुष व्यस्क के लिए सजा है, महिला व्यस्क के लिए कोई सजा नहीं है। समझ आ गया वाली बात? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे जो अधिनियम है वो फीमेल को सेव करने के लिए है, मेल के लिए नहीं है। तो यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो फीमेल को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, मेल को ध्यान में रखते हुए नहीं, फीमेल को। तो समझ आ गया? सजा किसको मिलेगी? पुरुष को मिलेगी। तो याद रखिएगा, अगर पुरुष व्यस्क होते हुए शादी कर रहा है, भले वो बालक है, 21 साल का नहीं हुआ है, बालक है, लेकिन 18 साल का हो गया है, तो यहां पर वो एलिजिबल हो जाएगा दंड पाने के लिए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर, ये सजा याद रखिएगा, पेपर में आएगा, या लिखा हुआ याद रखिएगा, दोनों मिलना कंपलसरी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। पेपर में बहुत बड़ी गलती होती है जब या को हम पेपर की दृष्टि से हिंदी में और समझ के जाते हैं। या है तो अगर कोई पुरुष व्यस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो या तो 2 साल का उसको सजा होगा, कठोर कारावास, या तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा अधिकतम, या दोनों हो सकता है, ऑप्शनल है। दोनों में कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ऑप्शनल है। याद रखिएगा, वो एंड नहीं है, वो इंग्लिश का और है,
हिंदी का या है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 है बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। अब आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। अगर बॉय 17 साल का है तो सजा होगी कि नहीं होगी, तो स्पेशली लिखा हुआ है ना वहां पर, स्पेशली अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा है ना पुरुष वयस्क। आप पढ़िए ना, लाइन को आप समझिए, रटने वाली चीजें कुछ नहीं है। पुरुष वयस्क लिखा है, पुरुष वयस्क होने की आयु क्या 18 साल है, तो पुरुष 17 साल का यानी वो वयस्क थोड़ी है, तब उसको ये सजा नहीं मिलेगी। वयस्क होने की आयु 18 साल है, 18 साल का वो हो गया है, उसके बाद वो बाल विवाह कर रहा है, तब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 है यहां पर बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड क्या लिखा है, जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, जब तक यह साबित ना कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण था, वह बाल विवाह नहीं था, तो कठोर कारावास से सजा मिलेगी। क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों का बाल विवाह कर रहा है, तो उस बाल विवाह में जितने लोग शामिल होंगे, जो बाल विवाह करवाएगा, जो पंडित होगा या जो भी उस बाल विवाह को करवा रहा है, या उस बाल विवाह को करने के लिए कोई दुष्प्रेरित कर रहा है, यानी दूसरे को उकसा रहा है बाल विवाह करने के लिए, तो जो लोग, जो पंडित शादी करवाएगा या जहां भी वो शादी करेंगे, अगर वो जानता है कि ये बाल विवाह है और बाल विवाह जानते हुए वो उनका शादी करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भी दंड का भागी होगा। समझिए कि जो भी व्यक्ति बाल विवाह को संपन्न कराएगा या दूसरे को बाल विवाह करने के लिए प्रेरित करेगा, वो दूसरे को बाल विवाह करने के लिए उकसा रहा है, तो अगर उसके पास, उसको पता था कि ये लोग बालिक नहीं है शादी करने के लिए, तब भी वो दूसरे को उकसा रहा है या बाल विवाह को संपन्न करा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी दंड का पात्र होगा। तो वही आपको ये वाली धारा बता रही है। तो अगर मान लेते हैं कि एक पंडित शादी करवा दिया, उसको पता था कि ये बाल विवाह है और तब भी वो शादी करवा रहा है, या जहां पर भी उन लोग आर्य समाज में जाकर शादी करवा रहे हैं किसी का, या कोर्ट में जाकर शादी करवा रहे हैं, कुछ भी है, अगर वो बाल विवाह हो रहा है और जो बाल विवाह को रजिस्टर्ड कर रहा है उसको पता है कि ये बाल विवाह है, तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो सजा का पात्र होगा। लेकिन मान लेते हैं जो पंडित शादी कराने आया है, उसको नहीं पता था कि ये बाल विवाह है, और वो सबूत दे रहा है कि उसको नहीं पता है कि ये बाल विवाह है, तब उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन वो जानते हुए यहां पर करवा रहा है बाल विवाह, तो उसको सजा होगी। तो याद रखिएगा कि अगर जो जानते हुए अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को करा रहा है या बाल विवाह करने के लिए दूसरे को उकसा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको सजा होगी। और वो सजा क्या होगी, वो सजा होगी 2 साल के कठोर कारावास की, जो मैं हमने ऊपर भी पढ़ा, और साथ ही साथ उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब ये दोनों की सजा में क्या अंतर है कि अगर देखो कोई पुरुष वयस्क रहते हुए शादी कर रहा है, तो उसको 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को प्रोत्साहित कर रहा है या बाल विवाह करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बाल विवाह करवाने पर, जो करवाने के लिए उकसा रहा है या बाल विवाह करवा रहा है, उसको दोनों होगा। एक तो उसको 2 साल तक के कठोर कारावास की सजा भी होगी, साथ में उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी यहां पर दोनों लगना कंपलसरी है, सजा भी होगी, जुर्माना भी लगेगा। लेकिन ऊपर वाले में ऑप्शनल था, या तो सजा होगी या तो जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकता है। लेकिन यहां पर दोनों होना कंपलसरी है, यानी सजा भी दे मिलेगी उसको, 2 साल तक के कठोर कारावास की सजा मैक्सिमम हो सकती है, और साथ ही साथ उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? धारा 10 और धारा 9 क्लियर है? दोनों की ये सजा का प्रावधान समझ आ गया है। ऊपर ऑप्शनल था, यहां पर दोनों होना कंपलसरी है। लेकिन ऊपर ऑप्शनल था, या तो ये या तो ये या तो दोनों, यहां पर दोनों सजा होगी, ये कंपलसरी है। दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो।
क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 11 की तरफ। धारा नंबर 11 है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या अनुज्ञात करने के लिए दंड, यानी बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए दंड। अब देखिए यहां पर, अब समझिए, अब आप क्या हो रहा है, कहीं पर बाल विवाह हो गया तो उस बाल विवाह में जितने लोग शामिल होंगे विवाह के लिए, उस बाल विवाह में जितने लोग शामिल होंगे, चाहे लड़के के माता पिता हो या लड़की के माता पिता हो, जो भी बाल विवाह को करवा रहा है या जो वहां पर खाना खाने गया था रिसेप्शन में बाल विवाह के, जो भी लोग इस बाल विवाह में शामिल होंगे, चाहे माता पिता हो, संरक्षक हो या खाना खाने गए हुए जो भी लोग हैं वो बाल विवाह में शामिल होंगे, तो सभी को यहां पर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो जो भी बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी अगर वो बाल विवाह में शामिल हो रहे हैं, यानी वो क्या है? बाल विवाह का संवर्धन कर रहे हैं। संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो जो लोग बाल विवाह को बढ़ावा देंगे तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या होंगे? दंड के पात्र होंगे। तो वही चीज आपको यहां पर बताया गया है, जो भी व्यक्ति किसी बाल विवाह में शामिल होगा, चाहे वह माता पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, कोई संगठन के सदस्य, कोई ग्रुप वाले आए हुए हैं या कोई और व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह किसी बालक या बालिका का विवाह कराने में मदद करता है, यानी बाल विवाह कराने में मदद करता है, ऐसे विवाह को रोकने में लापरवाही करता है, उसको रोकना था उस विवाह को लेकिन वो रोक नहीं रहा है, या विवाह में भाग लेता है या उपस्थित रहता है, तो उससे क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। यानी बाल विवाह के समय जो लोग वहां पे उपस्थित थे, जो लोग वहां पर बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे थे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे उसके पालने वाले लोग हो या रिश्तेदार हो या खाना खाने आए लोग हो, जो भी बाल विवाह में शामिल होगा सब दंड के पात्र माने जाएंगे, सबको अपराधी माना जाएगा। और सबको जब अपराधी माना जाएगा तो उसको क्या सजा होगी? उसको वही सजा होगी जो ऊपर बताया गया है, 2 साल तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों होगा। लेकिन अब जो शादी में यदि कोई स्त्री शामिल हुई थी, बाल विवाह के समय कोई स्त्री शामिल हुई थी, खाना खाने कोई महिला आई थी, या लड़के के माता पिता मान यानी माता जो है, तो इसमें अपराध का कोई भी अपराधी यदि स्त्री पाई जाती है तो स्त्री को कारावास की सजा नहीं होगी, उसको केवल दंड की सजा होगी। याद रखिएगा, यानी उसको केवल जुर्माने की सजा होगी 1 लाख रुपए। ये चीज आपको याद रखना है। समझा रहा हूं, इसको फिर से समझिएगा कि यहां पर बाल विवाह में जो भी लोग शामिल होंगे, खाना भोजन में माता पिता, संरक्षक जो भी शामिल होंगे, उसको क्या सजा मिलेगी? उसको सजा मिलेगी आपका 2 साल का कठोर कारावास और कितना दंड? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों होगा। लेकिन अगर जो अपराधी पाई जा रही वो स्त्री है तो स्त्री को जेल में नहीं रखा जाएगा, उस पर केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक बच्चे ने पूछा है कि धारा 10 और 11 में अंतर क्या है? धारा 10 जो बाल विवाह को करा रहा है उसके लिए है, धारा 11 बाल विवाह में जो शामिल हो रहा है उसके लिए है। धारा 10 जो बाल विवाह को संपन्न करा रहा है, पंडित जी या जिसके पास वो संपन्न हो रहा है वो। धारा 11 जो बाल विवाह में लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए है। सजा दोनों के लिए सेम है। आशीष जी, या तो आप क्लास को स्किप कर दीजिए, आपके क्वेश्चन जो है क्लास जो चल रही है उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। जो क्लास चल रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सीडीपी कब होगा या उनको पहले कुछ और बता, अरे भैया सब होगा, आज तो क्लास चालू है, मैं ही तो पढ़ाऊंगा ना। तो जब चीजें होती जाएंगी तब लाइन से होगी, एक ही क्लास में आपको सब पढ़ लेना है। क्लास में मैंने शुरू में बताया कि 1.5 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा। अगर आपको यही बार बार पूछना है तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप एक भी चैट में एक भी चीज नहीं पूछ पाएंगे। क्लास में जो चल रहा है उससे संबंधित आपको नहीं पूछना है, आपको जो 2 साल बाद होना उस चीज को पहले पूछना है। आपको ब्लॉक कर दूंगा और अपना पैसा रिटर्न लीजिए, आप दूसरे कोर्स किसी और कहीं और जाके ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको यही सब बातें करना है बार बार। तो पढ़ाई की बातें से संबंधित जो चीज चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको बात की बात पहले पढ़ना है। ऐसे में आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा, ये लिख के ले लीजिए मेरे से। जो चीज चल रहा है, जो बच्चा जो चल रहा है उस पर ध्यान ना देकर दूर के ढोल सुहाने वाली चीज में जाएंगे, आपका पेपर नहीं निकलेगा, समय खराब करोगे फिर आप अपना। तो जो चीज चल रहा है पहले उसमें फोकस कीजिए।
क्लियर है सभी को धारा 10 और धारा 11? याद रखिएगा यहां पर अगर कोई स्त्री शामिल हो रही है, अगर कोई स्त्री शामिल हो रही है यहां पर, याद रखिएगा स्त्री को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये याद रखेंगे। स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, कोई भी स्त्री को जेल में नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्त्री के ऊपर यहां पर केवल जुर्माना लग सकता है, उसको जेल की सजा नहीं हो सकती। तो फिर से बोल रहा हूं धारा 11, एक जन पूछ रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। धारा 11 ये है कि विवाह में जो लोग शामिल होंगे उन सबके लिए सजा का प्रावधान है, चाहे वो माता पिता संरक्षक, क्योंकि उन्हीं की एग्रीमेंट से वो शादी हो रही है। तो अगर उनके एग्रीमेंट से शादी हो रही है यानी वो एग्री है और तब शादी कर रहे हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, अगर माता पिता को नहीं पता है कि बाल विवाह करने जा रहे हैं बच्चे, ये भी तो हो सकता है कि बच्चे भागकर शादी कर लें। ये भी हो सकता है ना कि बच्चे भागकर शादी कर ले, माता पिता की रजामंदी से शादी ना हो, तो वहां पर माता पिता को पता नहीं है बाल विवाह हो रहा है, तो माता पिता को वहां पर सजा नहीं होगी। लेकिन अगर माता पिता ही शादी करवा रहे हैं बच्चे की, तो वहां पर बाल विवाह के लिए उनको सजा होगी। याद रखिएगा, अगर माता पिता को पता ही नहीं है कि बाल विवाह, उन लोग भाग के शादी कर लिए, बाल विवाह वो खुद करके आ गए, तो माता पिता को नहीं पता है तो उनके लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर उनकी रजामंदी से बाल विवाह हो रहा है तब की ये सजा है, ये चीज याद रखिएगा। कोई भी हो मधु जी, चाहे मदर हो बालक की या कोई भी हो, कोई भी स्त्री हो, चाहे माता हो या वहां पे खाना खाने आई हो, रिसेप्शन में आई हो, कोई भी स्त्री हो, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको 1 लाख रुपए का ही दंड होगा मैक्सिमम। वो कारावास में कभी नहीं जाएगी, कोई भी माता हो, चाहे वो पुरुष पक्ष की तरफ से हो या महिला पक्ष की तरफ से हो, किसी भी माता को यानी महिला को कारावास की सजा नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट वही आपको बताया गया है। इस धारा के प्रयोजन के लिए जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता कि उपधारणा की जाएगी कि अवयस्क बालक ने विवाह किया, वहां ऐसे अवयस्क बालक का भार साधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षा पूर्वक असफल रहा है। वही जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया कि अगर माता पिता की रजामंदी के बिना शादी हो रही है, उनके बिना उनको पता शादी हो रही है, तो माता पिता को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो बाल विवाह कर रहे हैं। समझ आ रहा है, वो खुद करके आ गए, बाद में बता रहे हैं हम विवाह कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को कोई भी दंड नहीं होगा। लेकिन अगर माता पिता की रजामंदी से शादी हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो दंड के भागी होंगे। लेकिन कोई भी महिला हो उसको जेल नहीं होगी, केवल और केवल क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब याद रखिएगा जो हम लाइन से पढ़े हैं, धारा नंबर 9 के तहत, धारा नंबर 9 के तहत जो पैसा या दंड दिया जा रहा था उसमें आपका क्या था, 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये इसमें था धारा नंबर 9 में सजा। धारा नंबर 10 में सजा क्या थी, धारा नंबर 10 में सजा थी 2 साल का कठोर कारावास मैक्सिमम और 1 लाख रुपए का जुर्माना मैक्सिमम, यानी ये दोनों हो रहा था उसको। धारा 11 में सेम है, 2 साल तक की मैक्सिमम सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, यहां पर भी दोनों हो रहा है। धारा 9 में ऑप्शनल है या ये दोनों में कंपलसरी है कि सजा भी होगी जुर्माना भी होगा। लेकिन यहां पर अगर कोई महिला पाई जा रही है ऐसी स्थिति में तो स्त्री कारावास को, स्त्री को केवल जुर्माना लग सकता है, वो कारावास नहीं पाएगी। ये चीज याद रखना है। समझ आ गया सभी को, ये धारा पूरा आपको धारा नंबर 11 तक सभी को क्लियर है, धारा 11 तक? चलिए तो आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा पहला दिन है।
तो पहला दिन है इसलिए मैं पूरा अधिनियम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, यहीं तक रख रहा हूं। कल हमारा ये अधिनियम भी कंप्लीट हो जाएगा और एक नया अधिनियम भी हम चालू करेंगे। ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम यूज टू हो जाए एक दो दिन कि हमको अधिनियम पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको एक एक अधिनियम एक एक क्लास में पढ़ाऊंगा। जो छोटे अधिनियम होंगे वो एक क्लास में हो जाएंगे, जो बड़े अधिनियम होंगे वो दो क्लास में होंगे। ठीक है, तो आपको जहां तक ये हुआ है यहां तक आपको कल करके आना है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। नोट्स आपके कंटेंट सेक्शन में भी डलेगा, अनाउंसमेंट में भी, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, नोटिस बोर्ड सेक्शन में। दूसरा, जब 4-5 अधिनियम हम कर लेंगे तो उसके एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे क्लास में, ताकि एक अधिनियम के बाद में एमसीक्यू 2-3 अधिनियम हो जाएगा तब एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि एक्चुअल परीक्षा आपकी 2-3 अधिनियम होने के बाद है। एक अधिनियम होगा तो आपको धारा वारा सब प्रॉपर याद हो जाएगा, लेकिन जब 2-3 अधिनियम होगा तो आपको कंफ्यूजन तब आने लगेगा। तो जैसे ही हमारा 2-3 अधिनियम हो जाएगा हम आपके लिए एक एमसीक्यू भी करेंगे क्लास में, तो आपको उससे भी आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी क्लास में करवा के जाएंगे। उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको शुरू में बोला है कि मेहनत आपको भी करनी है, मैं आपको अपना 100% दूंगा। यहां पर मेहनत आप भी अपनी 200% दीजिए, हम सिलेक्शन यहीं से पाएंगे। आपको मैं पहले बता रहा हूं, हम यहीं से, हमको जितनी पोस्ट है हमको यहीं से सिलेक्शन करना है, हमको ही ये पोस्ट पाना है, हमारे लिए ही ये पोस्ट है, यही मानकर आपको तैयारी करना है और फोकस तैयारी करना है। क्लास में अगर आ रहे हैं फोकस्ड होकर आपको पढ़ना है, इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाना है। जो 2 घंटा हमारे पास समय बहुत कम है, हमारा समय बहुत कीमती है, तो हमको डेली 2-2 घंटा पढ़ना है। ये मान के चलिएगा, ये 2 घंटा आपका ये समय इधर उधर ध्यान में कहीं नहीं जाना चाहिए। लाइव क्लास खत्म होने के 1.5 से 2 घंटे बाद कंटेंट सेक्शन में आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही ऐप के लाइव क्लास सेक्शन में क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड, वैसे ही कंटेंट सेक्शन में रिकॉर्डेड क्लास डल जाएगी। उसमें लाइव क्लास खत्म होने के बाद कुछ समय लगता है रिकॉर्डेड आने में, वो जैसे ही आएगा आपको लाइव क्लास सेक्शन में दिख जाएगा। क्लियर है? वही कर रहे हैं पूजा जी, यहां पर वही अपन उसका रिवीजन कर रहे हैं, साथ साथ वो भी होता जाएगा। चलिए, अब मिलेंगे कल आपको सेम टाइम पे 7:40 के आसपास हम क्लास स्टार्ट करेंगे और 2 घंटे की क्लास हम कल भी पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, सभी को गुड नाइट, धन्यवाद। अभी डल जाएगा धनेश जी पीडीएफ, तो आपको अभी मिल जाएगा।